नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा। वो सवाल जो आपने कमेंट करके मेरे वीडियोस पर मुझसे पूछे हैं और आप इसी तरह से अपने सवाल और सुझाव पोस्ट करते रहिए। मैं समय समय पर आपको उनके उत्तर देने की कोशिश करता हूं, या तो मैं कमेंट बॉक्स में ही उत्तर दे देता हूं, या फिर अगर मुझे लगता है कि इसे मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए तो मैं वीडियो के जरिए भी आपको उत्तर देता हूं। तो शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला। लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है प्रशांत शर्मा ने। प्रशांत ने बताया है कि उनके फादर ने HDFC से लोन लिया था 7 लाख रुपीस का प्लॉट के लिए, और बैंक वाले बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस करना कंपलसरी है क्योंकि आपके फादर की एज 58 ईयर्स की है और इसके लिए प्रीमियम 2300 रुपीज पर मंथ आएगा। इतना महंगा इंश्योरेंस दिया जा रहा है बैंक की तरफ से, क्या करें प्लीज रिप्लाई। प्रशांत जी, ऐसा है कि जब आप लोन लेते हैं तो बैंक आपको कंपेल तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको गाइड जरूर कर सकते हैं कि आपको एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। उसकी वजह यह होती है कि यदि बोरोवर यानी कि जिसने लोन लिया है उसकी उस टर्म के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उस केस में बैंक को उस पैसे की रिकवरी के लिए कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए ऐसा गाइड किया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि आप उस बैंक से ही इंश्योरेंस पॉलिसी लें, आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले सकते हैं। आप नहीं लेंगे तो भी ऐसा मैंडेटरी नहीं है जैसा मैंने कहा, लेकिन प्रॉब्लम यह है जैसा बैंक ने कहा कि फादर की एज 58 ईयर्स है। आपने मान लीजिए कि 20 साल का लोन लिया हुआ है या 15 साल का आप लोन ले रहे हैं, तो ऐसे में बैंक चाहता है कि वो इस लोन को सिक्योर करे। अब ये भी बात सही है कि यदि जो व्यक्ति लोन ले रहा है या जो पॉलिसी लेना चाह रहा है उसकी एज अधिक होगी तो प्रीमियम अधिक होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कंपेयर कीजिए और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप पॉलिसी ले सकते हैं जहां पर प्रीमियम कम हो। आप ये देख लीजिए कि जितना अमाउंट उस लोन का है उतने का कवर अवेलेबल हो या उससे थोड़ा अधिक हो सकता है। और यदि आपके पास, आपके फादर के पास पहले से उनके लाइफ पर इंश्योरेंस कवर है तो आप बैंक को बता सकते हैं कि ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी है और उस पॉलिसी को बैंक के नाम पर असाइन करवा सकते हैं। असाइन करने का मतलब यह होता है कि यदि कोई इवेंचुअलिटी होती है, यदि बोरोवर की डेथ होती है, तो उस केस में उस पॉलिसी का जो डेथ बेनिफिट मिलेगा वो डायरेक्टली बैंक को मिल जाएगा। यदि इंश्योरेंस कवर ज्यादा है और लोन अमाउंट कम है तो बैंक उतना अमाउंट अपने पास रखेगा और बाकी का जो पैसा होगा वो जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको मिल जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि ऑलरेडी यदि आपके फादर का इंश्योरेंस कवर है तो आपको नई पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं है तो आप एक कंपैरिजन कीजिए और जो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको कम प्रीमियम पर अधिक कवर दे सकती है, लेकिन आप ये बात भी देखें कि ऐसी इंश्योरेंस कंपनी जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा हो, जिसकी अच्छी हिस्ट्री हो और कस्टमर सर्विस यानी कि पोस्ट सेल्स सर्विस अच्छी हो, उन कंपनीज की आप इंश्योरेंस पॉलिसी को कंपेयर करें और फिर जो अच्छी पॉलिसी सस्ते में मिले वो आप ले सकते हैं। और सिर्फ टर्म प्लान ही आप कंसिडर करें, कोई इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आप ना लें। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं पूछा है, यहाँ पर BRJ नाम लिखा हुआ है और सवाल यह है कि क्या MIS यानी कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में मदर के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं। यहाँ पर सिंगल अकाउंट ओपन करते हैं यानी कि सिंगल नेम से, तो लिमिट जो है वो 9 लाख रुपीज की है। मैक्सिमम 9 लाख रुपीज एक अकाउंट में इन्वेस्ट किया जा सकता है और अकाउंट यदि ज्वाइंट नाम से है तो उसमें 15 लाख रुपीज तक इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, डिपॉजिट किए जा सकते हैं। और अकाउंट बहन भाई, फादर एंड सन
मदर सन, इस तरह से मतलब हस्बैंड वाइफ आप किसी तरह भी ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि एक बार मदर के साथ में और एक बार फादर के साथ में ऐसे करके अकाउंट खोले, लेकिन उसमें फिर आपको लिमिट देखनी होगी, क्योंकि लिमिट जो है वो ध्यान रहे कि 9 लाख और ज्वाइंट में 15 लाख की है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपने सिंगल अकाउंट में पहले आप 9 लाख भी इन्वेस्ट कर दें और फिर ज्वाइंट अकाउंट खोलकर वहां पर भी 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, ऐसा नहीं हो सकता। अगला सवाल मैं ले रहा हूं जो पूछा है, इनका नाम यहाँ पर यूट्यूब में आवर कॉमन वर्ल्ड दिया हुआ है, शायद इनका यूट्यूब चैनल होगा। सवाल यह है कि मेरे हस्बैंड प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, किस साइट से एनपीएस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं जहां पर चार्जेस कम लगे? ऐसा कुछ नहीं है। एनपीएस के चार्जेस गवर्नमेंट तय करती है, चार्जेस सेम होंगे। आप एनपीएस अकाउंट चाहे तो किसी भी गवर्नमेंट बैंक से, प्राइवेट बैंक से ओपन कर सकते हैं, और इसके अलावा ब्रोकिंग फर्म्स भी एनपीएस अकाउंट ओपन करती हैं, तो आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं। और साथ ही आप ऑनलाइन भी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कार्बी और एनएसडीएल इसके लिए पॉइंट ऑफ प्रेजेंस हैं, आप वहां पर जाकर डायरेक्टली भी यहाँ अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप यदि एक बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो चार्ज कम लगेगा और आप यदि किसी ब्रोकिंग फर्म के पास खोलेंगे ज़्यादा लगेगा। चार्जेस गवर्नमेंट तय करती है। कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस ऑनलाइन के लिए कम है, तो आप ऐसी स्थिति में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकती हैं। अगला सवाल मैं ले रहा हूँ, पूछा है प्रशांत पात्रों ने। प्रशांत जी, आपने और यहाँ पर बहुत सारे दूसरे व्यूवर्स ने भी क्वेश्चन पूछा है कैनरा रोबेको मल्टी कैप फंड के एनएफओ को लेकर। वैसे तो मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं बना पाया। पर मैं आपको बता दूं कि ये एक मल्टी कैप फंड है, और मल्टी कैप फंड आप जानते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि मिनिमम 25% एलोकेशन जो होता है वो ईच मार्केट कैप में करना जरूरी है। तो 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जरूरी होगा एज पर सेबी मैंडेट। और ये स्कीम, जैसा कि फंड हाउस ने बताया है, कि एक बॉटम अप स्टॉक पिकिंग स्टाइल को फॉलो करेगी और टर्न अराउंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगी। सिक्लिकल स्टॉक्स जो हैं उनमें एक्सपोजर यहाँ पर हो सकता है। तो उम्मीद है कि स्कीम लंबे समय में अच्छा परफॉर्म करे, और इस स्कीम को श्री दत्ता खुद मैनेज करेंगे, जो कि कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड में इक्विटी हेड हैं, और साथ में विशाल मिश्रा भी इसको को मैनेज करेंगे। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम में एक्सपोजर ले सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि इस कैटेगरी में पहले से बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो आप चाहें तो एग्जिस्टिंग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आप ये चाहते हैं कि कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, श्री दत्ता जी का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, उससे आप सेटिस्फाइड हैं और उससे आपको फायदा हुआ है, तो डेफिनेटली इस स्कीम में एक्सपोजर लिया जा सकता है। लेते अगला सवाल जो पूछा है, यहाँ पर इनका नाम आवर कॉमन वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो रियल नाम मुझे नहीं पता। सवाल है कि मेरा अटल पेंशन योजना का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर और एनपीएस का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर अलग हो गया है। अगर दोनों में अकाउंट ओपन करते हैं तो और कोई प्रॉब्लम भी होगी क्या विड्रॉल में? देखिए, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर एक पैन पर एक ही होता है, एक पर्सन का एक ही अकाउंट हो सकता है। यदि आपके दो अकाउंट बन गए हैं तो आप मेरे हिसाब से एनएसडीएल को मेल लिखकर इसको ठीक कराने की कोशिश करें। भविष्य में किस तरह की दिक्कत आ सकती है यह भी कहना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि रूल्स के हिसाब से एक व्यक्ति का एक ही परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है, तो इसके लिए मेरी सलाह ये होगी कि आप इसे ठीक करवा लें। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है दिलप्रीत सिंह चहल ने।
दिलप्रीत जी ने कहा है कि पोस्ट ऑफिस टाइम टर्म, दिलप्रीत जी बता दूं कि पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट स्कीम होती है, टर्म डिपॉजिट नहीं। स्कीम का नाम टाइम डिपॉजिट है और 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की अलग अलग अवधि वाले ये टाइम डिपॉजिट्स किए जा सकते हैं। आपका सवाल है इस पर लगने वाले टैक्स को लेकर। टाइम डिपॉजिट स्कीम का जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है। आप चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल किसी भी अवधि के लिए इन्वेस्ट करें और आपकी जो इनकम है, जिस इनकम टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं, उस हिसाब से आपको टैक्स चुकाना होता है। आपको पता है कि चाहे बैंक की एफडी हो या पोस्ट ऑफिस की टीडी हो, इसके ऊपर आपका जो टैक्स डिडक्ट होता है वो 10% के रेट से होता है। तो यदि आप 20% या 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो उस केस में डेफिनेटली बाकी का जो अमाउंट है वो आपको पे करना होगा आईटीआर फाइल करने से पहले। तो टीडीएस जो कटता है वो 10% पे कटता है एफडी या टीडी पर, और जब आप अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो आपकी कंबाइंड इनकम जो होती है उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो ज़्यादा हो। इसके लिए आपको आईटीआर फाइल करने से पहले एडिशनल टैक्स पे करना होगा। लेकिन मैं एक बात और यहाँ पे बता दूं, यदि किसी पर्सन का टैक्स डिडक्ट हो गया है लेकिन टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम है, तो ऐसे में रिफंड भी क्लेम किया जा सकता है। और ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं वो 15G या 15H फॉर्म सबमिट कर देंगे तो उनका टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन 15G और 15H सिर्फ एलिजिबल डिपॉजिटर्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं, जो टैक्स के दायरे में आते हैं, उनके लिए 15G और 15H एप्लीकेबल नहीं होता है। उन्हें जो भी टैक्स पे करने के लिए आएगा उस हिसाब से टैक्स पे करना होगा, लेकिन जो टीडीएस कटा है उसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जिन सवालों के उत्तर मैंने आपको दिए ये ठीक से आपको समझ में आ गए होंगे। आप अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।